हिस्ट्री सेकंड पेपर का जो टेस्ट हुआ था उसी का मैं अभी मॉडल आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए और क्या क्या आपको यूज करना था कंटेंट और कैसे आंसर लिखना था, उससे आपको ये मॉडल आंसर देख के समझ में आ जाएगा। इसमें लगभग जितना भी लगभग क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के मैं सब यहाँ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन ये था कि 1757 के बाद बंगाल राज उभर कर सामने आया जो एक पराजित राज था, स्पॉन्सर्ड स्टेट था, लूटा हुआ लूटेड स्टेट था। इसका चर्चा करना था। ये 50 नंबर में दिया था। 57 की क्रांति का स्वरूप बताना था, फिर इस पर क्या परिणाम पड़ा इसको बताना था। देन फिर राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद का कैसे उद्भव हुआ, उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे ये बताना था। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी की द्वारा अपनाई गई चालों का वर्णन करना था। फिर जो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन दिया था, इस टिप्पणी करने 25 नंबर में, नेपोलियन क्रांति पुत्र था या क्रांति हंता, अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी ना होती, ये दिया था। ठीक, उसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणाम की चर्चा करें। फिर वैश्विक मंदी के क्या कारण, इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा। एक और क्वेश्चन था इटली का एकीकरण। और अगर आप डेली अगर आंसर राइटिंग प्रोग्राम करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं 25 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को लिखने देता था। क्यों देता था? हम हालांकि हमको कोई आइडिया नहीं था कि बीपीएससी ये पैटर्न चेंज कर देगा, लेकिन आपके लिए एक एडवांटेज ये रहा कि जो पिछले लगभग 20 दिन से मैं आप लोग को 25 मार्क्स के क्वेश्चन दे रहा था, तो ये तो कहीं शॉर्ट तो ही शॉर्ट नोट्स ही तो हो रहा था ना। अगर मान लीजिए 100 नंबर का शॉर्ट नोट्स पूछ रहा है तो आप ये उम्मीद करिए कि जितना मैं क्वेश्चन कराया वहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है। इसलिए आप पैनिक नहीं होइए। आप लोग का तैयारी हिस्ट्री में अगर हमसे पिछले 1 महीने जुड़े हुए ना, ठीक ठाक है। मैं आपको आइडिया बता दिया हूँ कैसे लिखना है। बस ये है कि अब थोड़ा सा अभी नेक्स्ट 5 दिन जो है ना अपने हिस्ट्री पर फोकस करना है। खास करके जो ना शॉर्ट नोट्स के जो जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, जो कि ए और सेक्शन 1 और 2 में पूछेगा, तो आप एक बार ना थोड़ा बहुत ना हर एक जो टॉपिक जो चैप्टर है हिस्ट्री का, एक बार रीडिंग करना है। उससे ये होगा कि आप उतना तो आपका नॉलेज होगा कि आप उसमें 100 या 150 वर्ड आराम से आंसर लिख लेंगे। और बाकी अगर मेरा जितना भी मैं 25 नंबर का कराया हूँ पिछले 1 महीने में, आप उस क्वेश्चन को फिर से देखिए, उसको फिर से आप 100 120 150 सब ने लिख के रख लीजिए, आराम से क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक ना? तो आइए हम इस प्रश्न को डिस्कस कर देते हैं पूरा। तो पहले देखिए, क्वेश्चन ये था कि 57 के बाद एक बंगाल राज, वही जो क्वेश्चन था कि जब प्लासी जब युद्ध हुआ तो बंगाल एक जो है ना स्पॉन्सर स्टेट था। उसको स्पॉन्सर कौन करा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और लूटा हुआ राज था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कथन, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप कभी प्रश्न लिखा तो एक दो स्टेटमेंट आप जरूर डालें जिससे आपके आंसर का जो वेटेज बढ़े। तो यहाँ पे एक रिचार्ड के जो कैपडॉन नाम का एक हिस्टोरियन कहता है कि हम अंग्रेज संसार में सबसे अधिक आक्रमणशील, कलह प्रिय, रोनत्सुक मतलब कि वार लाइक मतलब युद्ध करने वाला, और रक्त पिशासु लोग रहे, ये खुद वो बोलता है। तो कहीं ना कहीं जो प्लासी का जो युद्ध के बाद जिस तरह से बंगाल का लूटा गया, इसके लिए कथन ये बहुत सटीक बैठता है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए, हमें यहाँ लिखा, देखिए हमें आपको दो भूमिका लिख के दिखा। एक लिखा हूँ कि जब से भारत में अंग्रेजी शासन, एक और जॉन डिकिंसन कहता है कि जब से भारत अंग्रेज प्रशासन के अधीन आया है, अंग्रेजी राज के तथा कथित वरदान के नाम पर अभागे भारतीय लोग अपनी संपत्ति पर अधिकार खो बैठे हैं। उनका न्याय तथा मानवता का अधिकार पैरों तले रौंदा गया है। उनके उत्पादक नगर कृषि नष्ट कर दिए। ये खुद जो है ना जॉन डिकिंसन कहता है, क्योंकि कई सारे इतिहासकार ये कहा गया कि भाई अंग्रेजी सत्ता का आना भारत में एक वरदान है। तो वही ये इसके विपरीत ये बात ये डिकिंसन बोल रहा है। फिर आगे देखिए, मैं यहाँ पे कथन लिखा फॉर ये भूमिका लिखा हूँ। बंगाल में ब्रिटिश शासन सत्ता का आरंभ 57 के प्लासी के युद्ध के साथ ही माना जाता है। इस युद्ध के बाद बंगाल के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। अब ऐसे ऐसे बातों का आप लाइन का जिक्र करें तो नंबर मिलेगा। अब देखिए, क्योंकि हमें देखिए हमेशा कहना होता है कि जब भी कभी प्रश्न में जो की टर्म हो उसको आप डिफाइन कर दिए सही ढंग से, नंबर अच्छा आता है। यहाँ दो की टर्म है। एक है क्या? प्रायोजित राज मतलब कि स्पॉन्सर स्टेट, एक है लूटेड स्टेट। अब यहाँ देखिए, मैं दोनों को ही डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ गया। कैसे था एक प्रायोजित राज? अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब घोषित किया। इसके बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार का अधिकार भी मिल गया। नया नवाब मीर जाफर अपनी रक्षा तथा पद के लिए अंग्रेजों की दया पर डिपेंड हो गया।
अंग्रेजों की 6,000 सेना उसकी रक्षा हेतु तो बंगाल में रख दिया गया। फिर देखिए अगला क्या हुआ, धीरे धीरे समझ शक्ति कंपनी के हाथों में चली गई और नवाब की शक्ति क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है। और नवाब की घटती शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह दीवान राय दुर्लभ को अपनी गलती, उसकी गलती को उसको हटाना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों के दबाव में नहीं हटा पाया। अंग्रेज रेजिडेंट जो वॉट्स नाम का एक अधिकारी था का विशेष प्रभाव यहाँ पे था। और एक इतिहासकार गुलाम हुसैन कहते हैं, भारत के हैं, कहते हैं कि पदोन्नति के लिए केवल अंग्रेज का समर्थन आवश्यक था अगर किसी को प्रमोशन देना हो। देखिए कितना स्पॉन्सर, मतलब कि कहीं ना कहीं पीछे से कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंग्लैंड को सॉरी पश्चिम बंगाल या बंगाल को चला रही है। उपरोक्त तथ्य से साबित होता है कि बंगाल अब एक तरह का कहीं ना कहीं पराजित राज्य बन चुका था। अब लूटा हुआ राज कैसे था, कंपनी के अधिकारियों का मात्र उद्देश्य कंपनी लूटने का था। वही मीर जाफर सोने की थैली थी, जितना चाहे हाथ लगा लो। खुद कंपनी के लाज का अंत नहीं था। कंपनी अब व्यापार ही नहीं बल्कि नवाब को भी नियंत्रित कर प्रांत की दौलत लूट रहा था। पहली किस्त जो अंग्रेजों को मिली वह 8 लाख पाउंड थी, जो चांदी के सिक्के के रूप में थी, ठीक ना। और मैकाले कहता है यह धन कलकत्ता को 100 अधिक नावों में भरकर लाया गया था। देखिए 100 से अधिक नाव में भरकर इसको लाया, कितना संपत्ति था वो। फिर देखिए 1767 में एक वेलेस्टन लिखता है कि बंगाल उस समय समस्त भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां सारा धन खींचा चला जाता आता है। इसी धन का प्रयोग अंग्रेज ने दक्कन के विजय को भी करने में किया, मतलब सब पैसा ही सोख लिया। जब मीर जाफर ने अंग्रेजों की लालसा का पूरा नहीं कर सके तो मीर कासिम को नया नवाब क्या किया गया, बनाया गया। और फिर यहाँ पे मीर कासिम के साथ समझौता जो हुआ वहाँ भी उसको काफ़ी फायदा लिखा है। मीर कासिम से समझौता हुआ, उसमें मीर कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव का जिम्मेदारी मिल गया और कंपनी को दक्षिण अभियान के लिए 5 लाख भी दिया गया। पुनः जब मीर कासिम में ब्रिटिश की इच्छा को पूरा नहीं कर पाए, पुनः मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर के मरने बाद उसका जो निजामुद्दौला जो बेटा था को गद्दी बैठा। इस दौरान बंगाल में खुली और निर्जलता पूर्वक लूटपाट का युग प्रारंभ हुआ। अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध बंगाल 1770 में मानव के इतिहास का सबसे बड़ा विफल अकाल में बर्बाद हो गया। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या थी, जिम्मेदार थी। अगर आप इतना भी अगर चीज़ों को लिख देंगे ना इस तरह से करके, तो मतलब समझिए कि नंबर आपको अच्छा खासा आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हमें, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास का उत्तरदायी कारण। तो इसमें देखिए सिंपल सा क्या है कि अब यहाँ आपको एक भूमिका लिखना था कि सामान्यतः भारत में राष्ट्रवाद का उदय का विकास ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। राष्ट्रवाद का वह भावना है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और स्वराज के प्रति विश्वास को पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान करती है। इस दृष्टिकोण से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारक क्या थे, जिम्मेदार थे। अब देखिए यहाँ पे कारक में आप यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, दीर्घकालिक कारण कौन कौन सा था और तत्कालिक कारण कौन कौन सा था। दीर्घकालिक वही आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और क्या था, राजनीतिक था। और तत्कालिक में लॉर्ड रिपन की नीति, इल्बर्ट बिल और दिल्ली दरबार का होना। तो आप यहाँ देखिए शोषणात्मक आर्थिक नीति, वही ब्रिटिश का आर्थिक जो नीति, वही माहलवारी, वही उद्योगों का मतलब कि ख़त्म होना, ये सब आपको वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। फिर देन आपने यहाँ पे एक जो यहाँ कथन आपको मैं बार बोलता हूँ स्टेटमेंट पर, दादा भाई कहते हैं कि भारत की अवस्था बहुत बुरी है। यह एक ऐसे लुटे राष्ट्र की अवस्था है जहाँ लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल भी जाता है। और नेहरू जी भी कहते हैं कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित एक दूसरे से क्या होते हैं, टकराते हैं। बाकी प्रशासनिक नीति में जब आइएगा तो अंग्रेजों का जो भी व्यवस्था था वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेहतर नहीं था। राजनीतिक एकीकरण जिस तरह से उसने किया जो है ना और करके एक तरह का जिस तरह से उन्होंने प्रशासनिक नीति अपने देश में लागू किया, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश में भी एकता का भावना क्या हुआ, फैला। फिर तीव्र और परिवहन जो रेल सड़क का जो विकास हुआ, उससे भी हमारे देश के लोग एक दूसरे से जो है ना मिले। फिर जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुआ था राजा मंडल के लोगों के द्वारा, उससे भी हमारे देश में राष्ट्रवाद का भावना यह लिखा हुआ है कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन तथा क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच आपसी भाईचारे में ही है, ये खुद राय रमन राय बोलते हैं। तो इनका प्रभाव तो अवश्य ही पड़ा होगा। आधुनिक शिक्षा का इसमें विकास हुआ, पाश्चात्य चिंतन आया जिससे हमारे देश के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखा और भी चीज़ सीखा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। फिर प्रेस स्वतंत्रता की भूमिका तो है ही, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का उत्थान इसी समय हुआ, ठीक ना।
ये सब कारक था जो कि हमारे देश में राष्ट्रवाद का फिर समकालीन घटनाओं का प्रभाव पड़ा उसमें, पूरी दुनिया में, आयरलैंड में या और भी जगह स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तत्कालीन में जो सबसे बड़ा घटना है आपका यही कि जो भारतीय सिविल सेवा में उम्र कम कर दिया, दिग दरबार लगा, फिर वन ऑफ प्रेस एक्ट आया था, शस्त्र एक्ट आया था, इलबिल, ये सब की वजह से तत्कालिक कारण था। बाकी विभिन्न संस्थाओं की स्थापना इस समय हुआ था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना था, और भी हमारे देश के नेताओं के द्वारा इसने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को क्या किया, आगे बढ़ाने में काम दिया। और 1885 में जो है ना कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवाद अपने लगभग एक सही रास्ते पे आ ही गया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद को देख कोई एक नहीं बल्कि कई कारण थे। आप इतना आराम से लिख सकते हैं, ठीक नहीं, 50 नंबर हो जाएगा। फिर देन जो है क्वेश्चन था कि हाँ 57 के क्रांति का स्वरूप, इसका क्या परिणाम था। देखिए अगर ये क्वेश्चन 25 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन 15 नंबर में, अब इसको शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी। अब मैं यहाँ पे आपको सब तरह बता देता हूँ, आपको इसमें जैसा पूछेगा वैसा अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात, अगर स्वरूप अगर पूछेगा, निष्कर्ष सॉरी भूमिका क्या लिखना कि 57 के विद्रोह के स्वरूप इतिहास में मतभेद का विषय है। कारण यह है कि इस विद्रोह से संबंधित कोई ठोस सबूत का अभाव है। विद्रोह से संबंधित कई विचारों को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक ब्रिटिश विचारक हैं जो कि विद्रोह को बहुत ही सीमित रूप में देखते हैं, वही भारतीय विद्वान इसे बहुत ही व्यापक तौर पे देखते हैं। तो ब्रिटिश विचारक जो है ना कहते क्या है कि जॉन लॉरेंस वसीले का मानना है यह केवल एक सैनिक विद्रोह था, इसमें कोई स्थानीय नेतृत्व था ना ही कोई जन्म प्राप्त था। लेकिन इनका प्रमाण बताते हैं कि अवध और बिहार में आम जनता ने भी क्या लिया। मतलब कि देखिए जो सीले कह रहा है उसके बाद को आपको निगेटिव में काट देना है बस। फिर आपका ऑटरम और टेलर क्या कहता है, ये तो भाई मुस्लिम और हिंदुओं के बीच का लड़ाई था, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हम लोग। फिर रीज कहता है कि नहीं यह तो ईसाइयों के विरुद्ध जो है ना धर्मांधताओं का युद्ध था, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। होम्स कहता है ये सभ्यता बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल, वो अपने आप को सब मानता है अंग्रेज लोग, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। अब भारतीय विचारक जो इसमें है AB चौधरी सैन्य और सैन्य दोनों मानते हैं। सावरकर जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। अशोक मेहता 57 का विद्रोह राष्ट्र था मानते हैं। नेहरू जी शांति विद्रोह मानते हैं। मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं वो किसान और मजदूरों का मानते हैं। दो इसमें सबसे बड़े आधुनिक जो इतिहासकार हैं, एक SN सेन, उनको कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम था परंतु राष्ट्रीय नहीं था। और वीर सावरकर 1857 के बुक में लिखा है कि जो है ना उन्होंने ना स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो डॉक्टर सेन का विश्वास है कि यह स्वतंत्रता संग्राम ही था। उनका तर्क है कि विश्व की कोई भी क्रांति शुरू छोटे वर्ग या समूह द्वारा ही होते जिसमें जनता का समर्थन प्राप्त होता है, या नहीं भी हो सकता है। अमेरिकी क्रांति या फ्रांस की क्रांति में यही हुआ जिसमें विद्रोह एक छोटे से वर्ग ने शुरू किया और बाद में उसमें कई लोग क्या हो गए, जुड़ गए। डॉक्टर फैन ये भी मानते हैं कि यह राष्ट्रीय नहीं था। इसके पक्ष में ये बोलते हैं कि 1850 का भारत एक राष्ट्र नहीं था बल्कि इंडिया कई छोटे छोटे टुकड़ों बंगाली पंजाब में क्या हुआ था, बटा हुआ था। और विद्रोह का नेता ठीक है बहादुर शाह जफर बने, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं था जो कि और भी कोई इसको आगे बढ़ा सके। बाकी इसके अतिरिक्त जो राजा महाराजा कहीं ना कहीं भाग नहीं लिए, इसलिए उसका राष्ट्रीय वो नहीं मानते। इसको वीडियो पर देख सकते हैं। RC मजूमदार कहते हैं कि ना तो पहला था, ना तो राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्र। वो तर्क देते हैं कि ना तो प्रथम, कि भाई 57 के पहले कई विद्रोह हो चुके थे इसलिए हम इसको प्रथम नहीं कह सकते। ना राष्ट्रीय, इसका विस्तार बहुत सीमित था, और ना ही स्वतंत्रता क्योंकि इसमें सभी लोग अपने अलग अलग उद्देश्य के लड़ रहे थे। अब देखिए इतना सब बात लिखने के बाद निष्कर्ष में यही लिखेंगे इस बार हम कह सकते हैं कि 57 के विद्रोह का स्वरूप जो है ना विश्लेषण में ना सिर्फ ब्रिटिश और भारतीय इतिहासकार बल्कि अन्य इतिहासकारों के बीच मतभेद है। इसका मूल कारण मेन ये बात आपको लिखना है क्योंकि रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है। फिर भी निष्कर्ष तो इतना कहा ही जा सकता है कि 57 के विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद एवं उसके द्वारा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक शोषण का परिणाम था। इस कारण इसमें से सभी वर्गों ने भागीदारी ली। वास्तव में स्वतंत्रता संघर्ष का एक कहीं ना कहीं भ्रूणावस्था था, साथ ही राष्ट्रवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति तो हम कह ही सकते हैं, ठीक है। भले ही यह विद्रोह सैनिकों ने शुरू किया लेकिन शीघ्र ही इसमें किसान मजदूर राजा महाराजा सब भाग लिए। इन विद्रोहियों के बीच अंतर संबंध भी था। सभी विद्रोह एक शत्रु के खिलाफ ही कहीं ना कहीं गहरे और संतोष के भाव से प्रेरित था। इस विद्रोह के दौरान हिंदू और मुसलमानों ने अभूतपूर्व एकता देखी तथा इसके प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह को क्या किया, स्वीकार किया गया। इस विद्रोह का प्रसार पूर्व उत्तर भारत और मध्य भारत में हुआ। एक अनुमान के मुताबिक अवध में 1-2 लाख नागरिकों ने भाग लिया। मतलब ये है कि आप ऐसे करके अंतिम में लाइन की हाँ भाई निष्कर्षतः हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और ये हमारे भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ भी है। ऐसे आप स्वरूप के हर एक बात को इसको लिखना पड़ेगा। देन फिर जो है
इसका मैं परिणाम पूछ, देखिए मैं परिणाम को अलग से बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन सिर्फ अलग से परिणाम पूछ देगा। तो परिणाम में देखिए जब भी कभी आप लिखिएगा ना, तो दो पार्ट में इसको देख के लिखिएगा, एक अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या परिणाम रहा और एक भारतीयों के दृष्टिकोण से क्या परिणाम रहा। अंग्रेजों के दृष्टि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और फूट डालो का, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखिएगा अंग्रेजों के लिए, तो वहाँ पे मुगल साल काल का अंत हो गया और कंपनी का शासन का भी अंत हो गया। अब जो है क्राउन के हाथ में चला गया। बाकी आपको वीडियो पर देख लीजिए। बाकी सेना संबंधी परिवर्तन, पील आयोग का गठन किया गया और जिन सैनिकों ने इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया उनका अनुपात बढ़ा दिया गया। जाति धर्म के आधार पर जो है ना, मतलब रेजिमेंट बना दिया गया। देसी महाराजाओं के प्रति अब वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया अंग्रेज, ताकि इनका सहायता ले सके। और यहाँ देखिए एक कथन कहता है, रॉबर्ट्स कहता है कि साम्राज्य के आधार के रूप में उनको बनाए रखना तब से ब्रिटिश नीति का एक बड़ा सिद्धांत ही रहा है। आर्थिक परिणाम वही कि पूंजी निवेश किया गया, यहाँ पे रेल डाक तार लगाया गया। और जो सामाजिक परिणाम यही हुआ कि अब जो है हमारे देश के सामाजिक और सांस्कृतिक नीति में हस्तक्षेप करने से बंद कर दिया, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी प्रशासनिक परिणाम वही कि कुछ कुछ विधान आया 1861 में आया, फिर स्थानीय निकाय को मान्यता दिया गया, भारतीय सिविल सेवा शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात, फूट डालो राज करो की नीति आया, जिसमें कि जनगणना कराई गई और भी कई चीज़ें इसमें हुआ। भारतीय दृष्टिकोण से ये कि हमारे यहाँ आत्मबल में वृद्धि हुआ। हम लोग को लगा नहीं अगर हम मिल के लड़े तो इसको भगाना यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। फिर राजनीतिक जागृति बढ़ी, हमारे यहाँ संगठन प्रेरणा हुआ, एकता का बल मिला हम लोग के यहाँ, स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। मतलब कुल मिलाकर यह क्रांति परिणाम व्यापक था। बस इतना आपको लिखकर खत्म करना है। बाकी अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा क्या क्या चाल या क्या क्या टैक्टिक्स चला गया था। तो आप इसको आंसर को बेहतर एक कथन से शुरू करें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1915 से 47 तक जो है ना, एक गांधी युग को हम कहते हैं। आज़ादी दिलाने में गांधी जी की रणनीति सत्य, अहिंसा, बलिदान, निस्वार्थ और सहयोग पर आधारित था। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को बहादुर होना चाहिए, कायर नहीं। उसे हिंसक हुए बिना अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करना चाहिए। सत्य, अहिंसा के हथियारों से युद्ध लड़ना चाहिए। यहाँ पे बता दीजिए, अब यहाँ पे दिखाइए आप फ्लो चार्ट में गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। चंपारण देखिए, इसे फिर फ्री बड़ा रोड हो गया, फिर फ्री बड़ा और सहयोग, फिर मतलब ये देखिए मैं दिखाऊँ कैसे कैसे इनका प्रोग्रेस हो रहा है। आप इसको ग्राफ से भी दिखा सकते हैं करके। देखिए कहाँ कहाँ ग्राफ और फ्लो चार्ट का यूज होता है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया करना पड़ेगा। ये लिखते लिखते होगा, ठीक ना। बाकी यहाँ देखिए मैं गांधी जी का यहाँ मैं एक लिखा हूँ, जिस गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रिटर्न चोरा चोरी हिंसा के बाद ले लिया था, वही गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन में देश की जनता से करो या मरो का आह्वान करते हैं। मतलब ये देखिए गांधी जी का जो चाल या टैक्टिक्स है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, वो स्थिर नहीं है बल्कि वो परिवर्तनशील है। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा गांधी जी की चाल स्वतंत्रता आंदोलन में स्थिर ना होकर परिवर्तनशील है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो आप बताइए पहले गांधी जी क्या थे, बाद में अगर ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे तो आपको ना वो इसी कथन से चीज़ें आप क्लियर हो जा रहा है। बाकी इनका जो है ना चाल दिखाइए, सत्य अहिंसा दिखाइए, स्वदेशी, रचनात्मक, शांति, सहयोग और सहयोग, सविनय, संघर्ष में संघर्ष करो या मरो दिखा दीजिए। तो आपका आंसर कम। इसी पार्ट को मैं एग्जाम्पल सबको, सत्य अहिंसा कहाँ दिखाए, वर्ष में कहाँ हुआ, और सहयोग कहाँ कहाँ हुआ दिखा दीजिए, फिर सविनय कहाँ कहाँ हुआ, संघर्ष में संघर्ष दिखा दीजिए, और प्रमुख रचनात्मक कार्य। इसी करके आपने हर एक चीज़ को चार को दिखा कर आप आंसर को खत्म कर दीजिए। अब देखिए अब हर एक प्रश्न को आप शॉर्ट के पर्पज से भी सोचिए कि इसको शॉर्ट में कितना कम लिखना है, और लॉन्ग के पर्पज से भी कीजिए। और मैं आप लोग को पिछले एक महीने से यही करा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। देन फिर जो आप अगला क्वेश्चन जब आइएगा, हाँ इसमें क्वेश्चन दिया था कि जो ना नेपोलियन क्रांति पुत्र था या क्रांति हंता, ये 25 नंबर का प्रश्न था। अब देखिए ये चूंकि इसमें ना, इसको मैं थोड़ा आप लोग को डिटेल में ही बता देता हूँ यहाँ से कि अगर नेपोलियन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको उसमें भूमिका क्या लिखेंगे। नेपोलियन को अगर प्रश्न आएगा तो आपको यही लिखना है कि नेपोलियन इतिहास, मतलब नेपोलियन इतिहास का वह व्यक्तित्व है जिस पर संभवतः सर्वाधिक टिप्पणियाँ की गई है। 1799 से लेकर 1814 का विश्व इतिहास नेपोलियन के इर्द गिर्द घूमता प्रतीत होता है। एक समान व्यक्ति से फ्रांस के राजा का सफर इतिहास का एक बहुत ही एक आकर्षक विषय बन जाता है। आप ऐसे अगर भूमिका को लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी अच्छा और आपको नंबर भी अच्छा। फिर आप यहाँ पे लिखा हूँ कि नेपोलियन फ्रांस की क्रांति के गर्भ से पैदा हुआ। यदि फ्रांस की क्रांति ना हुई होती, अगर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि फ्रांस की क्रांति ना हुई होती तो नेपोलियन शासक बनना अकल्पनीय था।
यहाँ याद रखने योग्य बात है कि फ्रांस में आनुवांशिक राज्य व्यवस्था थी, जिसे फ्रांस की क्रांति ने समाप्त कर दिया। नेशनल कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र की समाप्ति एक ऐसा कदम था जिसने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी और यूरोप में गणतांत्रिक व्यवस्था चर्चा शुरू हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रशा व ऑस्ट्रिया जैसे राष्ट्रों ने एक संघ बनाकर इस क्रांति के विरुद्ध अपने हस्तक्षेप का आह्वान किया। फ्रांस यूरोपीय राष्ट्रों के साथ युद्धों में उलझ गया। दूसरी तरफ फ्रांस में जोकोवियन की असीमित अधिकार धारण कर क्रांति के बहाने आतंक का राज की स्थापना करते हैं और डायरेक्टरी के शासन तक फ्रांस की जनता समझिए कि कहीं ना कहीं अभी भी अराजकता और अव्यवस्था से त्रस्त हो चुकी थी और उन्हें युद्ध जर्जरित बीमार राष्ट्र की उन्नति डायरेक्टरी के शासन से असंभव दिखाई देती है। तो उनकी सारी उम्मीदें अब नेपोलियन पर आकर टिक जाती है, जो न केवल फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध बने यूरोपीय राष्ट्रों से संघर्ष कर रहा है, बल्कि अपने विजय से फ्रांसीसियों के दिलों में बसने लगता है। इस तरह क्रांति की परिस्थितियों ने ही नेपोलियन को शासक बना दिया। इस दौर में शासक की गरिमा इतनी गिर चुकी थी कि नेपोलियन कहता है, मैंने फ्रांस के मुकुट को धूल में रंजित पाया और तलवार के बल पर उसे अपने माथे पर क्या कर लिया, रख लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो स्टेटमेंट देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में कथन बहुत जरूरी है। आज भी आप देखिएगा ना, जब विदेश नीति में स्टेटमेंट बहुत मायने, मोदी जी का एक कथन कि यह युग युद्ध का नहीं, ये बहुत बड़ा लाइन है। 4 शब्द भले ही हैं लेकिन ये बहुत बड़ा लाइन है। तो नेपोलियन आप देखिए क्रांति के युग में पैदा हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि नेपोलियन क्रांति पुत्र मानने के आधारों में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि शासक के बनने के बाद क्रांति के मूल्यों को प्रसारित करने की कोशिश की। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के तहत समानता के आदर्श को उसने परम आदर्श माना और कानून के समक्ष सबको समान रास्ता उपलब्ध कराया। विशेषाधिकार को उसने खत्म कर दिया, क्योंकि वहाँ जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब सबको बराबरी का मौका दिया और फ्रांसीसी क्रांति ने कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण माना। चर्च के अधिकारों पर कंट्रोल किया गया। शिक्षा और समाज को धर्मनिरपेक्ष, मतलब शिक्षा और समाज को जो ना कहीं ना धर्मनिरपेक्ष बनाया गया। ये हो गया। हालांकि उसने कैथोलिक धर्म को खत्म नहीं किया, इसे ध्यान रखिएगा। आगे जाके फ्रांसीसी क्रांति मूलतः कहीं ना कहीं विशेषाधिकारों के विरुद्ध शुरू हुए थे। तो नेपोलियन ने प्रथम और सेकेंड स्टेट के अधिकारों को छीनकर इस मूल्य को आगे बढ़ाया। शिक्षा के माध्यम से अनुशासन और देशभक्ति का प्रसार किया। मतलब नेपोलियन वो सारे काम कर रहा है जिसको हम इसको क्रांति पुत्र कह सकते हैं। लिखा हुआ है नेपोलियन की सबसे बड़ी पहचान उसका तो सिविल कोड था, संहिता था बनी, जिसमें न्याय केवल समता और न्याय सस्ता और सर्वलभ ही नहीं बल्कि सभी लोग समाज की समान इकाई के रूप में स्वीकारे गए। इसी तरह प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करते उसने विभागीय व्यवस्था को अपनाया। प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण की नीति को उसने क्या किया, अपनाया। मतलब उसने वो सारे काम किया जो कि क्रांति पुत्र वो कहलाया, ठीक ना। इसलिए इसको ना जिस तरह से ना क्रांति के मूल्यों को आगे बढ़ाया, शांति सुरक्षा, इसलिए इसको हम क्रांति पुत्र स्वीकार किया गया है। लेकिन इसको जो है ना क्रांति हंता क्यों, क्योंकि नेपोलियन क्रांति हंता क्यों? सर्वप्रथम तो नेपोलियन क्रांति हंता इसलिए क्योंकि खुद को सम्राट घोषित कर दिया और अपने वंश को स्थापित करने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं गणतांत्रिक विचारों के कहीं ना कहीं उलट है। यद्यपि नेपोलियन स्वयं कहता है कि मेरा कार्य क्रांति के परिणामों को स्थिरता प्रदान करना है, परंतु वास्तव में सारी शक्तियां अपने हाथों में लेकर वह पुनः निरंकुश राजतंत्र की ओर बढ़ जाता है। अर्थात जिसके विरुद्ध क्रांति हुई थी उसी व्यवस्था को पुनर्स्थापित कर वह क्रांति के विचारों को गला घोट देता है। क्रांति कहीं ना कहीं राजा के शासन के विरुद्ध हुआ था, वो खुद सम्राट बन गया। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को कायम रखना भी क्रांति के मूल्यों को कहीं ना कहीं विपरीत था, क्योंकि क्रांति तो विकेंद्रीकरण की पूर्ण समर्थन कभी नहीं किया था और वह घोषणा करता है कि फ्रांस को समानता चाहिए, ना कि स्वतंत्रता। नेपोलियन का मानना था कि स्वतंत्रता शासकीय दक्षता को कमजोर कर देती है, इसलिए वह अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी को वो पूरी तरह बैन कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये सब काम उसको ना क्रांति हंता के नाम से जाना जाता है। इस आपकी वीडियो पर तो देख रहे वही सब बात है, मतलब कि आप इतना अगर लंबा लिखना चाहते लिखा नहीं तो इसको शॉर्ट में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ एक और यहाँ लिखिएगा, इतना ही नहीं, नेपोलियन एक और फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा था, परंतु वही दूसरे जर्मनी और स्पेन जैसे राष्ट्रों में राष्ट्रवाद के विरुद्ध दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और यह बात और है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन ही आधुनिक जर्मनी और इटली का जन्मदाता बन जाता है। कहीं ना जिस तरह से उन्होंने रोका, वो प्रेफर बन गया और जाके आगे
वायुमंडल फूट गया। अतः यह मानना उचित प्रतीत होता है कि क्रांति पुत्र होते हुए भी वह क्रांति की हत्या कर दी गई। जिस जनमत संग्रह को सदैव उसके पक्ष में बताया गया, उसकी वास्तविकता यह भी है कि ना तो पूरी जनता ने उसमें भाग लिया और ना ही उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से इच्छा के पक्ष में वोट दिया, अर्थात जनता के वास्तविक इच्छा की प्रतिनिधित्व नहीं करता। मतलब वही कि आपको इस तथ्यों से पता चलता है कि यह दोनों था, क्रांति पुत्र भी और क्रांति हंता भी था। ऐसा बीच में चीज़ लिख के, और अगर शॉर्ट में अगर लिखना हो, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाए तो आप अंतर बता दीजिए, ऐसे क्रांति पुत्र दिखा दीजिए और हंता दिखा दीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे 1 पॉइंट, जो बात है इसको शॉर्ट में देखिए, आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, समझ आ जाएगा। वही बात है यहाँ पे शॉर्ट में, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो था इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में औद्योगिक क्रांति के कारण और परिणाम था। चूँकि ये पूरा डिटेल में है, मैं इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, इसको आप क्या आप लिखिएगा भूमिका, सिंपल भूमिका आप ये लिखिएगा, औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित क्रांतियों का होना, सॉरी आपने इसमें, हाँ इसमें जो सिंपल सी बात है, इसमें भूमिका आप ये लिख सकते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मानव सभ्यता के इतिहास में क्रांति ने जन्म लिया, जिसका संबंध मशीनी उत्पाद से था तथा इसमें उत्पादन पैटर्न, उत्पादन के साधन, श्रम की योग्यता को बदलकर ही रख दिया। यह औद्योगिक क्रांति कहलाई। समान अर्थों में मशीनी प्रणाली का आगमन तथा कारखाना प्रणाली से उद्योगों का जुड़ाव ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। तब आप लिखिए, इसके पीछे निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। हाँ, एक और अगर आपको एक्स्ट्रा और कुछ जानना हो, यहाँ लिखा औद्योगिक क्रांति व्यवस्था ने में उस आमूलचूल परिवर्तन का नाम है जिसने परंपरागत उत्पादन व्यवस्था के युग को समाप्त कर एक दिशा में आधुनिक युग की नींव रखी। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया कि परिवर्तन तीव्रगामी था, वरन इसलिए किया गया कि परिवर्तन होने के बाद इसके प्रभाव अत्यंत ही व्यापक था और आगे जाके विश्व में जितनी प्रगति इसने किया, आगे जाके उतना पहले कभी नहीं हुआ था। बाकी आप यहाँ पे उसके कारक वही जनसांख्यिकीय जनसंख्या बढ़ गया, फिर कृषि क्रांति हुआ, वाणिज्यिक क्रांति हुआ, परिवहन का विकास हुआ था और विज्ञान आविष्कार था, और भौगोलिक और राजनीतिक कुछ भी और भी कारक थे जिसकी वजह से ये आपका क्रांति हुआ। तो आप यहाँ पे वही पृष्ठभूमि में यहाँ पे मैं जो है ना जनसंख्या क्रांति उसमें आबादी ब्रिटेन का दुगुना हो गया था। आप इसको एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैं इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। बाकी जो है ना कृषि क्रांति हुआ, कृषि में उत्पादन हुआ तो कच्चा माल हो तो उसके बाद उद्योग में लगेगा। बाकी जो है ना यहाँ पे अगला लिखिएगा आपका वाणिज्यिक क्रांति, उसमें व्यापार बाजार जब खुलेगा, व्यापार हुआ, नगर बना तो क्रांति का जो है ना उत्पादन का डिमांड बढ़ा। फिर इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि परिवहन क्रांति, रोड सड़क बिजली जब गया तो इससे भी चीज़ों को नहर बना, फिर और भी चीज़ें इसमें इंग्लैंड में हुआ था, इससे भी परिवहन क्रांति ने जो है ना कहीं औद्योगिक क्रांति का रास्ता तैयार किया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि परिवहन क्रांति के रास्ते से ही औद्योगिक क्रांति हुआ, तो आप इस प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। शॉर्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, परिवहन क्रांति के रास्ते से ही क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ। ये भी पूछ सकता है, या पूछेगा क्या कृषि क्रांति ने ही औद्योगिक क्रांति का आधार तैयार किया, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इसको पॉज करके वीडियो देख लीजिए और चीज़ आपको मिल जाएगा। देन जो है वही क्रांति, इस पाँचों ने कहीं ना कहीं जो है ना इसके वजह से आपका इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना बाकी और भी जो कुछ जो रिसोर्स की बात है, जो कोयला है, लोहा है, उसकी वजह से भी नई चीज़ें यहाँ पे हुआ। इसको वीडियो पर देख ले, बहुत एक बड़ा है। और कहीं ना इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति भी हो गया था 1888 में, 1688 में। वहाँ राजनीतिक तौर पे शांति हुई, इस वजह से ना लोगों में जो है ना औद्योगिक जो है ना उत्पादन में शांति हुआ और चीज़ें हुआ आगे जो है। हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ा बात है कि ब्रिटेन में कभी भी युद्ध नहीं हुआ है, ब्रिटेन की धरती पर कभी युद्ध नहीं हुआ, इसलिए अगर युद्ध होने से बहुत नुकसान होता है, इसका भी फायदा इंग्लैंड को मिला। हाँ, एक क्वेश्चन ये अलग से पूछ सकता है कि औद्योगिक क्रांति की पहल सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ और जगह क्यों नहीं हुआ, तो आप इसको ना यहाँ लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों हुई। इस प्रश्न को संपूर्णता से समझने के लिए हमें ब्रिटिश परिस्थितियों की जानकारी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण यूरोपीय देशों का भी अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि उन देशों में क्रांति की पहल क्यों नहीं हुई। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था, आपको पता है 1400 ईस्वी में लगभग। 16वीं शताब्दी तक यह प्रभावी देश जीवन कर उभरा, किंतु 17वीं शताब्दी से व्यापार वाणिज्य की जो है गतिविधियाँ जो है ना अटलांटिक महासागर में अधिक प्रचलित होने लगी, जिससे भूमध्य सागर का महत्व कम हो गया। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में उपस्थित वातावरण भी इटली जो है ना साम स्थापित नहीं कर पाया, चूँकि मतलब कि सिंपल से अब इटली बाद में जो है ना औद्योगिक के लिए उतना बेहतर नहीं हुआ, और इसको फायदा किसने उठा लिया, आपका इंग्लैंड ने उठा लिया, चूँकि वहाँ कृषि क्रांति हुआ। और सबसे बड़ा देखिए क्या क्या लिखे कारण, फ्रांस में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ तो साम्यवादी प्रणाली था, वहाँ दास प्रथा का सिस्टम था, इसलिए वहाँ नहीं हुआ, ये बात लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है ना इसलिए जो है ना और जो आपका इंग्लैंड का जो ना वो बहुत ही ठीक था, इसलिए वहाँ पे हो गया, कृषि क्रांति हो गया, परिवहन उद्योग था।
और कभी युद्ध नहीं हुआ तो वहाँ इंग्लैंड में हो गया। ऐसा आप लिख सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट में। अब इसका प्रभाव देखिए, प्रभाव वही आर्थिक प्रभाव होगा। जब आर्थिक वही मशीन आएगा, कारखाना खुलेगा, ठीक ना, पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। वही एक लाइन लिखेगा, औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को क्या दिया, बढ़ावा दिया। नेक्स्ट जो है ना आगे आप इसमें विशाल उद्योग लगा, लोगों को जो है ना हाँ इस ध्यान रखिए, विशाल उद्योग की स्थापना से जो है ना कुटीर उद्योग समाप्त हो गया और लोग रोजगार भी हुआ। मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव लिखिएगा, ठीक है। बंदरगाह सब बना होगा, शहर बना होगा, ये सब जनसंख्या वृद्धि होगी, सब इसका परिणाम है, ठीक ना। बाकी इसमें जो है ना एक और लिखिएगा, ये राजनीतिक प्रभाव हुआ है। इसमें क्या हुआ कि चूंकि मध्यम वर्गीय का बढ़ावा मिला गया, राजनीतिक शक्ति महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुआ, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, मताधिकार का विकास हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों को लोगों को विकास किया गया, ये सब इसमें लिख सकते हैं। मतलब एक नई विचारधारा जो आया ना, हाँ एक नई विचारधारा लोकप्रिय हो, जिसे समाजवाद और क्या कहा गया, सामाजिक, जिसे थे क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक विषमता को बढ़ा दिया और नई विचारधारा का नाम आया साम्यवाद। कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने जो है ना ऐसा किया था। बाकी आप इसमें यही मतलब यही आपको यह चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हम एक देखिए क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको करने के लिए, कर लीजिएगा। मानव सभ्यता के इतिहास में दो महत्वपूर्ण क्रांति हुई जिन्होंने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया। पहली क्रांति जब हुई तब मानव का रूपांतर शिकारी से किसान में हुआ, और दूसरी आधुनिक युग की औद्योगिक क्रांति है जब मानव के कृषि को छोड़कर व्यापार वाणिज्य को प्रधानता दी। ये आग की खोज या कृषि क्रांति की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो है ना आपका औद्योगिक क्रांति की बात ये क्वेश्चन कह रहा है। आप इसको व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन था इसमें आपका, हाँ ये कहते हैं अमेरिका में महान मंदी के लिए उत्तरदायी कारकों की बहुत इंपॉर्टेंट है और शक्तियों को बढ़ाने के लिए, और यूरोप के देशों में इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगर आप इसको लिखना हो, देखिए इसमें सिंपल देखिए, जब भी कभी आप भूमिका में बात बोलते हैं, किसी का कथन या स्टेटमेंट यूज करने से आपका आंसर अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे मैं कार्ल मार्क्स का एक कथन बोलता हूँ। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल में पूंजी की प्रकृति और चरित्र के बारे में विश्लेषण करते हुए कहता है कि पूंजीवादी विकास में संकटों का चक्र निहित है। चूंकि इस विचारधारा में विकास का कारण मुनाफा है, सामाजिक आवश्यकता नहीं, इसलिए उत्पादन, वितरण और मुद्रास्फीति, महंगाई जैसी समस्या इसके मूल स्वभाव का हिस्सा है। और उसने यह भी कहा कि यह चक्र तो अनिवार्य है, भले ही अंतराल उसका कभी, मतलब कि महंगाई, मंदी पूंजीवादी व्यवस्था में आएगा ही आएगा। हाँ उसका समय कुछ और हो सकता है, ये भूमिका आप लिख सकते हैं। बाकी 1929 का जो वैश्विक मंदी के पीछे जो कई कारण थे, जो दीर्घकालिक कारण और तत्कालिक में बांट दिया हूँ। व्यापार चक्र का परिणाम था, आर्थिक राष्ट्रवाद था, सोने का गोल्ड का विषम विभाजन था, विश्व से उत्पन्न स्थितियाँ था, उद्योगों का यंत्रीकरण था, तत्कालिक में क्या था, न्यूयॉर्क शेयर बाजार का गिरना। बाकी यहाँ पे मैं इसको देखिए पॉज करके देख लीजिए, व्यापार चक्र का परिणाम था, सोने का विषम विभाजन था, ये सब शॉर्ट में बता दिया, इसको देख लीजिए। और इसका चूंकि परिणाम पूछता था, परिणाम लिखा आपको क्या लिखिएगा, इस आर्थिक संकट के विश्वव्यापी परिणाम अत्यधिक दूरगामी हुए। बैंक दिवालियेपन की स्थिति में आ गया, अनेक जो है कारखाने बंद हो गए, ठीक है, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी भुखमरी बढ़ गई, सामाजिक दुष्परिणाम काफ़ी सामने आया। मंदी के राजनीतिक परिणाम भी अति महत्वपूर्ण था। एक तरफ तो पूंजीवादी व्यवस्था की जगह साम्यवादी व्यवस्था आ गया। रशिया में देख लीजिए क्या हुआ था, उसमें सरकार बन गई। तानाशाहों को ने पुनः विश्व को युद्धों में झोंक दिया, मतलब कि बात हो रहा है किसका, हिटलर और मुसोलिनी का। इस आधार पर कहा जैसे आर्थिक मंदी ना आती तो इतिहास हिटलर को पागल करार देकर अपने अध्याय में शामिल ही नहीं करता। मतलब कि कहीं जो आर्थिक मंदी आया तभी जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि आर्थिक मंदी ना आती तो इतिहास हिटलर को पागल करार देकर अपने अध्याय में शामिल ही नहीं करती, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक मंदी आई और जर्मनी की जितनी आर्थिक स्थिति खराब हुआ, आर्थिक मंदी के बाद ही जो हिटलर की पार्टी वहाँ जीतती भी है। हालांकि पहला चुनाव हार जाती है, दूसरा चुनाव जीतती है, और तब जाकर जो अपने वहाँ पर वो तानाशाह बनता है। इसे आप इसे करके लिख सकते। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में आपके पास इसको बहुत है कर देंगे, हाँ लेकिन टाइम कम है, ठीक ना, तो थोड़ा सा है, लेकिन हाँ अगर कुछ चीज़ें आप लिख कर इसमें अच्छे नंबर पा सकते हैं। बाकी ये इसका मैं बता दिया, इसको आप एक बार वीडियो देख लीजिए। बाकी जो आपको नेक्स्ट जब भी हम करेंगे तो इसमें आपको और भी मॉडल इसमें एक मॉडल बच गया इटली वाला जो ना मैं लिख के जो ना आपको दे दूँगा। बाकी वो देखिए अभी जो पैटर्न चेंज हुआ उतना अधिक जो है ना पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को 25 मार्क्स में कर, हाँ बस एक शॉर्ट का प्रैक्टिस करना, बाकी कुछ टॉपिक आपको और पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं गेस्ट टॉपिक दूंगा, कौन कौन सा छोड़ना है, कौन कौन सा पढ़ना है, तो वो मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।